नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं एएलपी 2 के लिए दोस्त इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पता है कि यहाँ पे एएलपी 2 के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से ट्रेड थ्योरी चल रही है, वो भी टॉपिक वाइज चल रही है। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक हमने क्या किया है कि दोस्त क्लियर कर दिए हैं। तो आज जो आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं दोस्त, ये इंडक्टर यानी कि प्रेरक। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रेरक से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। प्रेरक वैसे जान लीजिए कि छोटा सा टॉपिक है, तो इसे तुरंत पढ़ करके खत्म कर सकते हैं। आज ही इसको क्या करेंगे कि कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो क्या कीजिएगा कि दोस्त वीडियो को शुरू से अंत तक के देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है क्या है कि इस टॉपिक से हम लेकर के आए हैं आपका इंडक्टर से, और इंडक्टर से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जो है ऐसे आते ही हैं। तो हम वैसे ही क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं जो दोस्त आपके एएलपी 2 में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए क्या करते हैं कि पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इस पे जो भी क्वेश्चंस है उसको हम क्या करेंगे कि एक एक करके डिस्कस करा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लेना है कि दोस्त ये इंडक्टर होता क्या है। जैसा कि ये देख रहे हैं तो ये इंडक्टर ही है। ठीक है, जैसे कैपेसिटर होता है ना, ठीक उसी तरह से ये भी क्या होता है कि इंडक्टर होता है। इंडक्टर होता क्या है, तो देखिए इंडक्टर क्या है कि एक तरह के कहिए कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। क्या है? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। इसका काम क्या होता है कि जब इससे क्या कीजिएगा ना कि इलेक्ट्रिक करंट आप प्रवाहित कीजिएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कीजिएगा तो ये क्या करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी को अपने अंदर क्या करता है कि स्टोर कर लेता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेता है। जैसे कि मान लीजिए कि कैपेसिटर होता है, तो कैपेसिटर से क्या होता है कि जब उसके अंदर आप क्या कीजिएगा कि करंट या वोल्टेज प्रवाहित कीजिएगा, तो वो क्या करता है कि वोल्टेज को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। उसी तरह से ये भी काम करता है इंडक्टर, लेकिन इंडक्टर वोल्टेज या करंट को स्टोर नहीं करता है, मैग्नेटिक फील्ड को करता है स्टोर। अब मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही क्या होता है आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होती है। ठीक है, तो जब क्या होता है कि वोल्टेज करंट का उतार चढ़ाव होता है, जहां पे जरूरत पड़ती है वहां पे ये क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड को रिलीज करती है और करंट के रूप में देती है, जिसके कारण क्या उतार चढ़ाव जो होती है एक तरह से पूरा हो जाती है। ठीक है, तो मेन रूप से ये कह सकते हैं कि इंडक्टर ये मैग्नेटिक फील्ड को एनर्जी के रूप में स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, अब देखिए ये जो इंडक्टर है तो ये मैग्नेटिक फील्ड को एनर्जी के रूप में जो स्टोर करने का काम करता है, तो स्टोर करने की जो इसकी मतलब की क्षमता होती है वो क्या कहलाता है? इंडक्टेंस कहलाता है। क्या? इंडक्टेंस। जान लीजिए ये चीजें, और इसे मापने के लिए इसकी इकाई जो होती है वो क्या होती है, कभी कभी पूछ देता है आपको कि प्रेरक जो होता है इंडक्टर या इंडक्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, तो वो हेनरी होती है। उसको हेनरी में हम लोग क्या करते हैं कि मेजर करते हैं। वैसे जान लीजिए कि ये जो इंडक्टर है, इंडक्टर को वैसे आम भाषा में हम लोग क्या कहते हैं कि चौक कहते हैं। चौक कहिए या एक तरह से क्वाइल कहिए, क्वाइल कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये चीजें जान लीजिए कि इंडक्टर का आखिर हम लोग इस्तेमाल कहां कहां पे कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इंडक्टर का इस्तेमाल जो कर लेते हैं बहुत सारे जगहों पे कर लेते हैं। मेनली रूप से आपको हम बताते चलते हैं, इसको नोट करते चलिएगा। अब देखिए अगर पीडीएफ ले रहा है तो पीडीएफ आराम से ले सकते हैं, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत सरल भाषा में रहता है, आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए चलिए इसमें आपको बताते हैं पहले कि इंडक्टर है, इंडक्टर का हम लोग यूज कहां करते हैं, उपयोग कहां करते हैं। पहली नंबर तो ये चीज जान लीजिए कि ट्यूनिंग सर्किट में करते हैं। क्या करते हैं? ट्यूनिंग सर्किट में। अब ट्यूनिंग सर्किट कहने का मतलब क्या होता है, तो ट्यूनिंग सर्किट कहने का मतलब है कि जैसे कि करंट की एक खास फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, वहां पे इसकी क्या पड़ती है कि हमें ट्यूनिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि रेडियो हो गया, टीवी हो गया, वहां पे ट्यूनिंग करते हैं ना, तो वो चीजें पे क्या होता है कि हमें इंडक्टर की जरूरत पड़ती है ट्यूनिंग के लिए। ठीक है, दूसरी ये चीजें जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक सप्लाई जो होता है, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई में भी आपको इस इंडक्टर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई में भी इस इंडक्टर की आवश्यकता पड़ती है। कब आवश्यकता पड़ती है इलेक्ट्रिक सप्लाई में? तो मान लीजिए कि जैसे वोल्टेज हो गया या करंट हो गया, अचानक देखते हुए कि फ्लक्चुएट करता है। फ्लक्चुएट करने का मतलब क्या होता है कि उतार चढ़ाव आपको देखने के लिए मिलता है। कभी हाई वोल्टेज आ जाता है, कभी जो है लो वोल्टेज आ जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि कैपेसिटर के साथ साथ इस इंडक्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसकी उतार चढ़ाव जो हो रही है उसको बैलेंस बना करके रखे। ठीक है, तो यहां पे इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी ये चीजें जान लीजिए कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती है, उसमें भी क्या होता है कि इंडक्टेंस का जो है इंडक्टर का क्या किया जाता है कि इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है, तो उसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी से के वजह से उसमें क्या होता है कि नॉइज होती है, मतलब शोर होती है। तो उसको फिल्टर करने के लिए भी क्या करता है कि इंडक्टर का जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिल्टर करने के लिए या उसको नॉइज को रोकने के लिए एक तरह से कर सकते हैं, तो इंडक्टर का वहां पे इस्तेमाल करते हैं। और चीजें जान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कि इंडक्शन मोटर होता है, तो इंडक्शन मोटर में भी क्या किया जाता है कि इंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आखिर मोटर में इंडक्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं इंडक्शन मोटर में? तो इंडक्शन मोटर में इंडक्टर का इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि मोटर की जो स्पीड होती है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो मोटर के कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं हम, इस इंडक्टर का जो है इस्तेमाल
करते हैं। ठीक है, पूछे जाते हैं, ये सब ध्यान में रखिएगा। अब देखिए मेनली रूप से आपको बताते हैं कि इंडक्टर आखिर होते कितने प्रकार के, क्योंकि पढ़ना तो है ही, तो मेनली रूप से जान लीजिए कि इंडक्टर कितने प्रकार के हैं और किस किस से क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी देखते चलिएगा। ठीक है, तो टिक करते चलिएगा, आपको बताते चलते हैं। तो देखिए आपको बताते हैं कि इंडक्टर के टाइप अगर देखिएगा तो इंडक्टर के टाइप आपको बहुत सारे देखने के लिए मिलेगा। पहले ये चीज है कि आपको जो है एयर कोर जो है क्या मिलता है कि इंडक्टर मिलता है। क्या मिलता है? एयर कोर इंडक्टर। दूसरी होती है आयरन कोर इंडक्टर। तीसरी होती है टोराइड जो है इंडक्टर। तीसरी और चौथी होती है लेमिनेटेड कोर इंडक्टर। नेक्स्ट जो होती है वो पाउंड मतलब कि पाउंडर कहिए उसको, पाउंडर आयरन कोर जो है इंडक्टर होती है। ठीक है, उसके बाद जो है क्षारीय इंडक्टर भी होती है, क्षारीय इंडक्टर। उसके बाद जो है आपको ये जान लीजिए कि माउंट प्रारंभिक जो है इंडक्टर करके आता है, उसके बाद जो है युग्मिक इंडक्टर करके आता है। तो ये सब क्या होते हैं कि इसके इंडक्टर के टाइप होते हैं। ठीक है, अब इसमें आखिर जो है किससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं ये चीज जान लीजिए। तो सबसे ज्यादा सवाल आपको किससे पूछे जाते हैं? तो एयर कोर इंडक्टर से। पहली नंबर तो ये चीज जान लीजिए कि एयर कोर इंडक्टर से सबसे ज्यादा सवाल होते हैं। उसके बाद जो है किस किस से आते हैं? आयरन कोर इंडक्टर से। दूसरी आयरन कोर इंडक्टर से, या तीसरी जो आती है ये लेमिनेटेड कोर इंडक्टर से। ये तीन इंडक्टर से क्या होते हैं कि सबसे ज्यादा सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेनली रूप से एयर, आयरन और लेमिनेटेड कोर इंडक्टर को क्या कीजिएगा कि कंप्लीट कर लीजिएगा। आराम से इंडक्टर के क्वेश्चन आपको क्या होगी कि पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये चीजें जान लीजिए कि आखिर इंडक्टर काम करता कैसे है, क्योंकि इंडक्टर पर रहता है, इंडक्टर हमें पता होना चाहिए ना कि इंडक्टर कैसे काम करता है। देखिए इंडक्टर की अगर बात कर लेते हैं तो ये इंडक्टर कैसे काम करता है। इंडक्टर में क्या होता है कि आपको पता है कि जैसे कि हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है क्या करते हैं कि सप्लाई करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं, क्या होता है कि अस्थायी रूप से, क्या होता है अस्थायी रूप से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसमें एनर्जी को क्या करता है कि यह स्टोर करता है, और जरूरत पड़ने पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है कि उत्पन्न करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि ये हम इसे करंट प्रवाहित किए, ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्या होता है कि एनर्जी को स्टोर कर लेता है। कम करंट जा रहा है तो कम करंट जा रहा है तो उसमें क्या करेगा कि यह मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस करेगा। उसके बाद क्या करेगा, करंट को जितनी जरूरत है उतनी करंट यहां से क्या होगा कि बन करके आगे जाएगा। तो यह करंट को क्या करता है कि जरूरत पड़ने पे जिसे प्रोड्यूस करते रहता है। ठीक है, तो इंडक्टर का ये काम होता है। जिसकी कैपेसिटर के आपको बता ही दिए थे कि कैपेसिटर भी क्या करता है कि वोल्टेज को मतलब स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, जरूरत पड़ने पर वो जो है भी क्या करता है कि इसे सप्लाई करते रहता है। तो ये चीजें है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब इससे क्या करते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्त इंडक्टर से लेकर के आए हैं उसको हम क्या करते हैं कि आपको दिखाते चलते हैं और डिस्कस करते चलते हैं। ठीक है, बाकी पीडीएफ अगर लेना हो तो पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, आराम से मिल जाएगा, वहां पे साधारण भाषा में दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। जो लोग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्त कम समय है और ज्यादा तैयारी करना है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और जो लोग कर रखे हैं दोस्त फटाफट क्या कीजिएगा कि लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसका क्या करता है कि इंडक्टर से पहला क्वेश्चन आपको दिखाते चलते हैं। देखिए ये इंडक्टर का पहला क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से, कहता है कि निम्नलिखित में से कहता है कि किस प्रेरक में भंभर धाराएं जो होती है वो धारा हानि जो होती है वो सबसे कम होती है, मतलब एडी करंट लॉसेस जो होती है वो सबसे कम होती है किस इंडक्टर में। तो देख लीजिए सारे इंडक्टर का आपको टाइप बता दिया है कि कौन कौन सा इंडक्टर आपको पढ़ना है, तो उसी में से ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, देखिए किस इंडक्टर में सबसे कम जो है एडी करंट लॉसेस जो होती है आपको बताते हैं। ये देख लीजिएगा, ये फर्स्ट नंबर कौन सा है, ये वायु कोर, मतलब कि एयर कोर इंडक्टर में ये चीजें जान लीजिए कि आपका ये एडी करंटेड लॉसेस जो होती है वो सबसे कम होती है। अब क्यों कम होती है ये जान लीजिए। सबसे ज्यादा आयरन कोर जो है इंडक्टर होता है उसमें क्या होता है कि एडी करंट लॉसेस होती है। सबसे कम जो होता है एयर कोर जो है इंडक्टर, उसमें क्या होता है कि एडी करंट लॉसेस कम होती है। कम क्यों होती है थोड़ा सा चीजें जान लीजिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि पूछ देता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। वैसे पीडीएफ में दिया हुआ है, अच्छी तरह से पढ़कर समझ सकते हैं। देखिए एयर कोर इंडक्टर अगर करते हैं तो उसमें एडी करंट लॉसेस जो होती है वो सबसे कम होती है। इसलिए कम होती है क्योंकि एयर कोर इंडक्टर जो होता है वो किससे बना होता है, वो प्लास्टिक और सिरेमिक से बना होता है। किससे? प्लास्टिक और सिरेमिक से बना होता है। इस वजह से क्या होता है कि उसका एडी करंट लॉसेस जो होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे ज्यादा आपको किस में होगा, आयरन कोर इंडक्टर में होगा, क्योंकि वो आयरन का बना होता है। आपको ये चीजें तो पता है ना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि एडी करंट को लॉसेस को कैसे कम कर सकते हैं, तो उसको परत बाय परत जो होती है उसको क्या करते हैं कि लेमिनेटेड कर देते हैं। लेमिनेटेड करने के बाद क्या करते हैं, हम उसको आराम से एडी करंट लॉसेस को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सबको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको।
देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है, मतलब कि इंडक्शन जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है, ये हमें जाना है। देखिए प्रेरकत्व की इकाई पूछी जाती है, ठीक है। बहुत लोग जो है हेनरी मार करके आ जाते हैं, लेकिन चलिए हेनरी भी सही है, लेकिन सिर्फ हेनरी पे ही आपको स्टे नहीं रहना है, आगे भी आपको जान लेना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए प्रेरकत्व की ऐसा यूनिट की अगर बात कर लेते हैं तो ये तो पहला हेनरी होगा ही, ठीक है। हेनरी किसे कहेंगे तो बोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर को हम लोग क्या कहते हैं कि हेनरी कहते हैं। मतलब ये जो सेकेंड नंबर आप देख रहे हैं वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि हेनरी कहते हैं, ठीक है। और ये जो वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर जो है ये क्या होता है कि वेबर पर एम्पियर होता है। अगर देखा जाए तो इन तीनों में से आपका करेक्ट आंसर ये तीनों होगा, मतलब कि ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि उपयुक्त में सभी क्या है कि आपका प्रेरकत्व का ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि प्रेरण का आयाम क्या होता है, इंडक्टेंस जो होता है उसका डायमेंशन क्या होता है, ये हमें जानना है, ठीक है। वैसे तो डायमेंशन हम लोग एमएलटी के रूप में जानते हैं, लेकिन एमएलटी के रूप में नहीं दिया है, कोई इश्यू नहीं है, आराम से आप इससे बना भी सकते हैं कि एमएलटी के रूप में क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए अगर इंडक्टेंस यानी कि प्रेरण के डायमेंशन की अगर बात कर लेते हैं तो डायमेंशन जो होती है वो क्या होता है कि फ्लक्स बाय करंट होती है। क्या होती है? फ्लक्स बाय करंट। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। फ्लक्स बाय करंट आपका प्रेरण का जो है डायमेंशन होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि प्रेरकत्व की स्थिति में धारा जो होती है वो समानुपाती होती है, वो किसके समानुपाती होती है ये हमें जाना है, ठीक है। देखिए इंडक्टेंस में करंट जो होती है वो किसके समानुपाती होती है? मैग्नेटिक फील्ड के समानुपाती होती है। किसके? मैग्नेटिक फील्ड के समानुपाती होती है। ये सेकंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि मैग्नेटिक फील्ड के समानुपाती होती है। कैसे होती है? जैसे कि आपको हम पहले ही इससे पहले क्या बता दिए थे, इंडक्टर जिसमें बता रहे थे उसी समय बता दिए थे कि क्या होता है कि इंडक्टर से जब करंट प्रवाहित किया जाता है तो करंट प्रवाहित करते हैं तो वो क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को क्या करता है कि स्टोर करता है। तो जितनी धारा आप ज्यादा क्या कीजिएगा कि इंडक्टर से जो प्रवाहित कीजिएगा इंडक्टेंस से, उतनी ज्यादा मात्रा में क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा और उतनी ज्यादा क्या होगा कि आपका एनर्जी जो होता है वो स्टोर होती है, ठीक है। यह स्टोर तब कब तक के रहती है? जब तक के ये चीज जान लीजिए कि करंट जो है स्टेबल रहती है। तो जब तक करंट स्टेबल बनी रहती है तब तक क्या होता है कि एनर्जी उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी क्या होती है कि स्टोर होती रहती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट कहता है सर्किट कहता है इसमें तत्व जो है सर्किट धारा के परिवर्तन का क्या करता है कि विरोध करता है, ठीक है। देखिए अब इसमें से कौन सा सर्किट तत्व जो है सर्किट धारा का जो है क्या करता है कि धारा परिवर्तन का विरोध करता है, ये हमें जानना है। तो इसमें देख लीजिए आपको बता देना है, तो हम आपको पहले बता दिए कि धारा का उतार चढ़ाव अगर होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति कौन करता है? इंडक्टर करता है। इंडक्टेंस उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो क्षमता होती है धारण करने की वो इंडक्टेंस कहलाती है, ठीक है। तो ये क्या है कि इंडक्टेंस आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के रूप में क्या करता है कि एनर्जी को स्टोर करके रखता है। जैसी धारा ऊपर नीचे होता है वैसे क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड को रिलीज करता है, धारा जितनी कमी रहती है उसकी पूर्ति करने का काम करता है। अगर ज्यादा आया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है कि स्टोर कर लेता है और धारा को कम कर देता है, ठीक है, करंट को ज्यादा कर करंट को। ये चीजें जान लीजिए। तो ये धारा के परिवर्तन क्या क्या करता है कि लिमिट करके बना करके रखता है, विरोध करता है कि भाई ऊपर नीचे नहीं होना है। लेकिन ये चीजें जान लीजिए, क्या वोल्टेज को भी ये मतलब कि एक तरह से परिवर्तन का विरोध करता है? वोल्टेज जब अप डाउन होगा तो क्या उसे भी ये विरोध करता है? नहीं, वोल्टेज के वेरिएशन को यह क्या करता है कि विरोध नहीं करता है, सिर्फ करंट का करता है। ये चीजें ध्यान में रखिएगा, सिर्फ करंट के वेरिएशन को, सिर्फ करंट उतार चढ़ाव होगा उसके लिए आप जान लीजिए कि इंडक्टेंस जो होगा वो उसका विरोध करेगा, लेकिन वोल्टेज के उतार चढ़ाव में विरोध नहीं करेगा। इसको ध्यान में रखिएगा, वोल्टेज में नहीं, सिर्फ करंट पे अप्लाई होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला नंबर यह क्वेश्चन दे दिया कि यदि क्वाइल में कहता है कि फेरों की संख्या मान लीजिए कि बढ़ा दिया जाए, तो फेरों की संख्या बढ़ा दीजिएगा तब प्रेरक के प्रेरकत्व पर कहता है कि क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब इंडक्टर के इंडक्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर फेरों की जो क्वाइल होता है उसके क्वाइल में अगर मान लीजिए कि संख्या अगर बढ़ा देते हैं तो क्या होगा। देखिए जैसे ही क्वाइल में आप संख्या बढ़ाइएगा वैसे क्या होगा कि उसका मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक क्या होता है फील्ड जो होता है उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा वैसे ही स्टोर को भी क्या करेगा कि सबसे ज्यादा स्टोर करने का काम करते है, एनर्जी को स्टोर करेगा, ठीक है। तो उसका जो इंडक्टेंस का वैल्यू होगा वो भी काफी क्या होगा कि बढ़ेगा, मतलब इंक्रीज करेगा। तो फेरों की संख्या बढ़ाइए, मैग्नेटिक फील्ड का मान बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड के मान बढ़ने से क्या होगा कि इंडक्टेंस का मान भी बढ़ेगा, ठीक है।
इसको ध्यान में रखना है। ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि प्रेरण का मान बढ़ता है, मतलब कि इंडक्टेंस का मान जो है इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि मतलब एक प्रेरक दे दिया है, प्रेरक पर कहता है वोल्टेज की गणना करने के लिए क्या सूत्र होता है, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए इंडक्टर के जो है आप मान लीजिए कि उसकी फॉर्मूला क्या होता है, ये वोल्टेज की गणना करना है, अगर वोल्टेज अगर हमें निकालना है तो उसके लिए। ठीक है, देखिए इन चारों में से देखिएगा तो वोल्टेज गणना करने के लिए, वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है थर्ड नंबर। V बराबर जो क्या होता है कि L इंटू डी एल बटे dt होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेगा, इसी के द्वारा क्या होता है कि वोल्टेज की कैलकुलेशन की जाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि स्थिर धारा ले जाने वाले कहता है कि प्रेरक में ऊर्जा कहां संग्रहित रहता है, ये हमें जाना है। तो धारा को अगर ले जाइए, स्टेबल धारा है, मतलब कि धारा क्या होता है कि स्टेबल है। तो धारा जब तक के स्टेबल रहता है तब तक के क्या होता है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो एनर्जी स्टोर होती रहती है वो एनर्जी स्टोर रहती है। जैसे ही धारा का वेरिएशन होता है, उतार चढ़ाव होता है, वैसे ही स्टोर एनर्जी भी क्या होता है कि रिलीज करना शुरू कर देता है या ज्यादा स्टोर करना शुरू कर देता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, आपका एनर्जी स्टोर होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, कि चुंबकीय क्षेत्र में कहां पे ऊर्जा संग्रहित रहता है, चुंबकीय क्षेत्र में, क्योंकि पूछा जाता है, इससे पहले भी बता ही दिए हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि प्रेरित ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की दिशा कहता है कि निम्न में से किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन अगर आपको ज्ञात करना है तो उसके लिए किस नियम का आप लोग यूज करेंगे दोस्त, लेंस के नियम का। किसका, लेंस के नियम का। ध्यान रखिएगा, ये सेकंड नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि लेंस का नियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब लेंस का नियम आपको पढ़े होइएगा कि जैसे कि मान लीजिए कि प्रेरित कहता है ना कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा जो है किसे, लेंस के नियम से निर्धारित की जाती है, लेंस के नियम से जो है डिफाइंड की जाती है। अब लेंस का नियम बताता क्या है, लेंस का नियम ये चीजें बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा एक ऐसी होती है कि जिससे वह उत्पन्न होती है उसी का यह क्या करता है कि विरोध करता है। ठीक है, और लेंस का नियम भी यही कहता है कि जिस चीज से ईएमएफ उत्पन्न होती है उसी का यह क्या करता है कि विरोध करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये लेंस के नियम से उसकी डायरेक्शन को ज्ञात करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला नंबर यह दे दिया है कि हेनरी के मान को कहता है कि सर्किट प्रतिरोध मान से भाग देने पर आपको क्या प्राप्त होगा, यह हमें जानना है। ठीक है, देखिए हेनरी के मान को सर्किट प्रतिरोध से क्या कीजिएगा कि अगर भाग दीजिएगा तो भाग देने पर आपको प्राप्त क्या होगा, यह हमें जानना है। ठीक है, देखिए भाग देने पर जो प्राप्त होगा वो इंड्यूस्ड वोल्टेज एम्पलीट्यूड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, इंड्यूस्ड वोल्टेज एम्पलीट्यूड। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, इसलिए ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं। देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि प्रेरक कहता है कि डैश में अचानक परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि ये इंडक्टर जो होता है वो किस चीज के परिवर्तन का अनुमति नहीं देता है, तो करंट का वेरिएशन होगा, उतार चढ़ाव होगा, उसकी अनुमति नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि करंट पास जब होती है, जितनी उतार चढ़ाव होती है उसके रूप में क्या करते हैं कि फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें एनर्जी को स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए उसके जो वेरिएशन पे या उसके जो है अचानक कहिए कि चेंज जो होती है करंट, उसके परमिशन नहीं देता है। परमिशन किसे देता है, वोल्टेज को। वोल्टेज उतार चढ़ाव होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन करंट पे उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि करंट के यानी धारा के उतार चढ़ाव का परमिशन नहीं देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि यदि एक कुंडली में कहता है, यदि एक कुंडली में धारा स्थिर है, स्टेबल करंट है, तो इसमें क्या है कि म्यूचुअल कहता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जैसे करंट स्टेबल होगा वैसे ही जान लीजिए कि म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है उस पर जीरो इफेक्ट पड़ता है, किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि जीरो इफेक्ट पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, सबको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं। अच्छा तो दोस्त इतने आपके क्या थे कि इंडक्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्त। अगर आपके एलपीसीबीटी2 के एग्जाम में अगर आते हैं क्वेश्चन तो दोस्त इससे बाहर नहीं जाने वाला है। पीडीएफ में अच्छे तरह से पॉइंट बाय पॉइंट करके क्या किया गया है कि क्लियर करके दिया गया है। तो पीडीएफ बिल्कुल जरूर ले लीजिएगा, जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है,
तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, जाकर के ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइन होकर के वहां से पीडीएफ पढ़ करके रिवाइज कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों का क्या है कि दोस्त अब समय नहीं है, 19 मार्च या 20 मार्च के आपका क्या है कि एग्जाम होने वाला है, तब ज्यादा समय कहां बचा, इसलिए जितना हो सके अभी जो है क्या कीजिए कि रिवाइज कीजिए, आप पढ़ा कीजिए, जहां से भी मटेरियल मिल जाए वहां से मटेरियल लेकर के पढ़िए, आराम से निकल जाएगा। क्योंकि ट्रेड पास होना जरूरी है, अगर ट्रेड पास नहीं होएगा तो फिर जो बेसिक साइंस है या जो भी है उसका मतलब ही नहीं है, वो उसका कॉपी भी चेक नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस ट्रेड थ्योरी में पास होना जरूरी है, 75 नंबर का है, बहुत बड़ा हथियार है आपका लिए 75 नंबर। तो इसको कंप्लीट करके रखिए, आराम से जो है एएलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त क्या कीजिए कि अब हमें इजाजत दे दीजिए, फिर अगले दिन क्या करेंगे कि आपके लिए एक नए टॉपिक लेकर के आएंगे। और जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देते हैं दोस्त, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि अगले दिन जो भी नए टॉपिक आएंगे वो भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे आपके एएलपी सीबीटी 2 के एग्जाम के लिए, या जो भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट पे इलेक्ट्रिकल से जो भी लोग जिस भी मतलब कि भर रखे हैं फॉर्म, उसके लिए काफी बेनिफिट होगा, चाहे आपका बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, चाहे एएलपी सीबीटी 2 हो, चाहे जो भी हो। ठीक है, उसमें आपको काफी बेनिफिट करेगा। चलिए अब हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।